नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसके मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अपने एनएमएमएस का जो एग्ज़ाम होता है 180 अंकों का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट अपने पास में है 19 नवंबर। 19 नवंबर को आपके वो एग्ज़ाम होगा। उससे पहले अपने पास में सिर्फ और सिर्फ अभी 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो जो विद्यार्थी इन 2 महीनों के अंदर सजग रह गया और 2 महीनों के अंदर वो कम से कम 48,000 की जो स्कॉलरशिप है वो राज्य सरकार से प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मैं उम्मीद और दावे के साथ में कह रहा हूं विद्यार्थियों, लगातार पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो अपने जो एनएमएस का एग्जाम होगा उसके अंदर आपने पिछली कट ऑफ देखी थी। पिछले हर जिले की अलग अलग कट ऑफ जाती है, लेकिन अपने ब्यावर जिले के हिसाब से या पाली जिले के हिसाब से बात करें तो मिनिमम ये मान सकते हो, अगर आप किसी भी जिले से हो तो अगर आपके 100 प्लस अंक बन रहे हैं तो आप ये मान सकते हो कि आप सेफ स्कोर के अंदर हो। और सेफ स्कोर के अंदर अगर आप आगे हैं तो आपके सवाल पूरे के पूरे सही हो जाएंगे और आपको 48,000 रुपए की जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी वो आप प्राप्त कर लोगे। ये स्कॉलरशिप आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी 4 सालों तक कम से कम आपको 12-12 हजार रुपए मिलेंगे। बोलो कितने हजार? 12-12 हजार रुपए आपको 4 सालों तक मिलेंगे। हमारे छोटे से विद्यालय से अभी तक 3 बच्चों ने ये सफलता हासिल की है और तीनों बच्चे हैं जो सामान्य परिवार से है, लेकिन उन्होंने ये सफलता हासिल की है। तो आप भी ये चीजें हैं आराम से हासिल कर सकते हो। बस आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। और आज मैं सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। उस छोटे से टॉपिक आपकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अपने पास में पहला एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं मेट। क्या कहते हैं? MAT। मेट अपने पास में कितने का होगा? 90 नंबर का। और दूसरा होता है सेट। सेट कितने का होगा? तो आप बताओगे सर 90 नंबर का। टोटल 180 अंकों का अपने पास में एग्जाम है और अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं इसका मतलब आप सिलेक्शन लेने की कैटेगरी में हो। मैं पहला टॉपिक लेके आया हूं। पहला टॉपिक है अपने पास में संख्या पद्धति। कौन सा टॉपिक है? संख्या पद्धति। यहां से एनएमएस के अंदर हर बार 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति में आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है? पहले आपको संख्याओं के प्रकार याद हो जाने चाहिए। अपने पास में पहले संख्याओं का प्रकार है प्राकृत संख्या। पहला प्रकार अपने पास में क्या है? तो आप बताओगे सर अपने पास में है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो आप बताओगे वे संख्या जो गिनने में काम आती है। कौन सी संख्या? तो आप बताओगे वे संख्या जो गिनने में काम आती है। अब मैं आपको पूछूंगा कि गिनती की शुरुआत कहां से होती है, तो आप बताओगे सर गिनती की शुरुआत होती है 1 से। यानी जो प्राकृत संख्या है इनको दर्शाएंगे कैसे? तो लिखेंगे दर्शाना। प्राकृत संख्याओं को दर्शाते कैसे हैं? तो आप बताओगे इनको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब इनको नेचुरल नंबर कहते हैं तो इसको दर्शाएंगे किससे? तो आप बताओगे सर n से दर्शाते हैं। अब ये शुरू से कैसे होगी? तो लिखेंगे n बराबर 1, 1 के बाद में क्या होगा? 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4। ये क्रम आगे ऐसे ही चलता रहेगा और आगे कहां तक जाएंगे? तो आप बताओगे आगे जाएगी अनंत तक। यानी संख्याओं का किसी भी प्रकार का अंत नहीं होगा। ये अनंत कौन सा है? धनात्मक अनंत है। इसके बाद में दूसरी संख्या कौन सी है? तो आप बताओगे सर अपने पास में दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। बोलो कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या की बड़ा भाई है। इसको कैसे याद रखोगे? तो आप बताओगे पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से। यानी आप लिखोगे 0 से लेकर धनात्मक अनंत की संख्या। 0 से लेकर धनात्मक अनंत की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। 0 से लेकर धनात्मक अनंत तक की संख्या। अब ये 0 से शुरू हो रही है तो इनको कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी में लिखेंगे सबसे पहले दर्शाना। इनको किससे दर्शाएंगे? तो आप बताओगे सर इनको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। WHOLE होल नंबर। तो इसको दर्शाएंगे किससे? तो आप बताओगे सर इसको W से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? W से। अब W से दर्शाएंगे तो लिखेंगे पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी? तो लिखेंगे W बराबर 0, 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, 1 के बाद में 3, 4। ये क्रम आगे कहां तक जाएगा? तो आप बताओगे अनंत तक जाएगा। तो 2 संख्या याद हो जाएगी। 1 से शुरू होगी उसे कहते हैं प्राकृत और 0 से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यहां पर आपको एक नोट करके चीज लिख लेना कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं कैसी होती है? तो बताओगे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं। अपूर्ण कैसे होती है? कि हमने सभी प्राकृत संख्याओं को उठा के यहीं पे तो पटका। ये 0 से थी और ये 1 से शुरू हो रही है, यानी सभी प्राकृत संख्याओं को हमने उठा के यहाँ पे पटक दिया। अब अगली कुछ संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तीसरी मेरे पास में संख्या है जिस संख्या को कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इंटीजर कहते हैं उनको पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को आप ऐसे समझोगे, इससे पहले आपको संख्या पद्धति आनी चाहिए। संख्या पद्धति के अंदर सबसे बीचों बीच में कौन होता है? तो आप बताओगे 0। संख्या पद्धति में संख्या रेखा की रचना करेंगे जिसमें सबसे बीच में कौन होगा? 0। 0 के बाद में ये शुरू होगा 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5 और आगे ये कहां तक जाएगा? तो आगे आप बताओगे सर ये
धनात्मक अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? धनात्मक अनंत। ये धनात्मक संख्या है। और इस साइड में कौन सी होगी? तो आप बताओगे ऋणात्मक अनंत। -1 के बाद में -2 -2 के बाद में -3 फिर -4 और आगे ये क्रम कहां तक जाएगा? अनंत तक। कहां तक जाएगा? अनंत। और ये अनंत कौन सा है? तो आप बताओगे सर ये ऋणात्मक अनंत है। कौन सा है? ऋणात्मक अनंत। अब इसके अंदर ट्विस्ट की बात यह है कि आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। अगर मैं इस संख्या रेखा के दाईं तरफ जाता हूं, कौन सी तरफ? दाईं तरफ। दाईं तरफ में जब जाऊंगा तो संख्याओं का मान क्या करेगा? मान बढ़ेगा। क्या करेगा? मान बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा? एक है, एक से बड़ा कौन है? 2, 2 से बड़ा 3, तो ये आगे बढ़ती हुई जाएगी। लेकिन इस तरफ अगर मैं बाईं ओर जाता हूं, बाईं तरफ, अगर मैं बाईं तरफ जाऊंगा तो संख्याओं का मान क्या होगा? घटेगा। क्या करेगा? घटेगा। घटेगा कैसे? सबसे बड़ी कौन है? -1, -1 से छोटी -2। आगे ये प्रश्न आएगा सबसे छोटी और बड़ी, सबसे छोटी व बड़ी। अब सबसे छोटी व बड़ी का जो भी कभी अंक आएगा उसके अंदर हम बताएंगे उसको याद कैसे रखेंगे। हम अंकों के आधार पर याद रखेंगे, सबसे छोटी व सबसे बड़ी। अगर यहां पर ये पूछे एक अंक, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे, या फिर पूछ ले 2 अंकों की, लिखेंगे 2 अंक। 2 के बाद में क्या पूछेगा? तो बताओगे 3 अंक। क्या लिखेंगे? 3 अंक। 3 अंक के बाद में क्या लिखोगे? 4 अंक। तो अगर आपको ऐसे भी पूछता जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो आज के बाद में आप कभी भी नहीं भूलोगे। कैसे याद रखोगे? एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? तो आप बताओगे 1। एक अंकों की सबसे बड़ी कौन होगी? तो आप बताओगे सर 9 होती है। एक अंकों के 2 अंकों की सबसे छोटी कौन होगी? तो आप बताओगे सर 10 होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन है? 99 हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी? तो आप बताओगे 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो आप बताओगे 999। 4 अंकों की सबसे छोटी कौन होगी? तो आप बताओगे 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी? तो आप बताओगे 9999। अगर बड़ी पूछे तो आप 9 लगाते जाइए और छोटी पूछे तो आप क्या बताओगे? 1 के पीछे 0 लगाते जाओ। ये चीजें याद कर लो, एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। कैसे आएगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर क्या होता है? तो 9 में से 1 घटाओगे तो 8 आ जाएगा। सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है? हाँ, अभी हम संख्याओं के बारे में देख रहे थे, बड़ी और छोटी संख्या हमने देख ली है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा के आप याद रखोगे। पहली चीज आप याद रखोगे योज्य तत्समक। क्या याद रखोगे? योज्य तत्समक। अभी जो पिछला एनएमएस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आया था योज्य तत्समक का। एक होता है गुणा तत्समक। क्या होता है? गुणा तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? किसी भी संख्या में कौन सा अंक जोड़े, किसी भी संख्या में वह कौन सा अंक जोड़े कि वह संख्या सेम टू सेम रहे। तो योज्य तत्समक किसको कहते हैं? तो आप बताओगे सर 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। किसको कहते हैं? 0 को। और गुणा तत्समक किसको कहते हैं? तो आप बताओगे 1 को कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अगर मैं 4 में 0 जोड़ूंगा तो भी संख्या कितनी आएगी? 4 ही आएगी। और मैं अगर 3 में 1 से गुणा किया तो भी कितना है? 3। तो अगर किसी संख्या में मैं 0 जोड़ता हूं तो वही संख्या प्राप्त होती है, और किसी संख्या को 1 से गुणा करता हूं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तत्समक का मतलब होता है जैसा का जैसा। तो किसी भी संख्या में क्या जोड़ेंगे? जैसे जैसे रही, तो आप बताओगे 0। और किसी भी संख्या का गुणा तत्समक कितना होता है? 1। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा योज्य तत्समक कौन है? 0। गुणा तत्समक कितना है? 1 है। अब आगे एक और छोटा सा टॉपिक है, इसी का भाई है, और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सेम टू सेम योज्य तत्समक का भाई और है। कौन सा है? तो आप बताएंगे प्रतिलोम। क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम। प्रतिलोम का भी प्रश्न पूछा जाएगा अपने एनएमएस के एग्जाम में। प्रतिलोम में आप कैसे याद रखोगे? प्रतिलोम 2 तरीके से याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे गुणा प्रतिलोम, गुणा प्रतिलोम, और दूसरा क्या याद रखोगे? योज्य प्रतिलोम। क्या याद रखोगे? योज्य प्रतिलोम। दोनों चीजें आपको एक साथ में याद करा रहा हूं। सिंपल सा प्रश्न है और आप याद भी करोगे। क्या याद रखोगे? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम और गुणा प्रतिलोम सिंपल सा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा आंसर भी बताएंगे। गुणा प्रतिलोम का मतलब है कि गुणा का उल्टा, योज्य प्रतिलोम का मतलब जोड़ का उल्टा। तो अगर योज्य प्रतिलोम पूछे तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? चिन्ह चेंज कर देना। क्या करना? चिन्ह बदलना। तो चिन्ह किस में बदलेंगे? तो आप बताओगे बदलेंगे। चिन्ह किस में बदलेंगे? योज्य प्रतिलोम में बदलेंगे। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? जैसे है कि 4 का गुणा प्रतिलोम बताओ। 4 का गुणा प्रतिलोम, सिंपल सा प्रश्न है, आप हाथों हाथ आंसर बताओगे। क्या बताओगे? 4 का गुणा प्रतिलोम लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आंसर लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा आंसर। आंसर लिखने के बाद में पहले 4 को बटा वाले बना लो। तो क्या लिखेंगे? 4/1। 4/1 हो गया। तो गुणा प्रतिलोम करने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा को उल्टा भाग करते हैं। तो हम क्या करेंगे? 1 ऊपर ले जाके आ जाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 4। यानी 4 का गुणा प्रतिलोम कितना होगा? 1/4। उसी तरह एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न आपके लिए सिंपल सा है कि 3/6 का गुणा प्रतिलोम। 3/6 का गुणा प्रतिलोम।
और 3/6 का गुणा प्रतिलोम पूछ रहा है तो संख्या को उल्टा कर दो। कैसे करोगे? इसका उल्टा कर दो तो ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर लिखेंगे 6 और नीचे कितना लिखेंगे 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6/3 हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। आपको इसके अंदर क्या करना है? चिन्ह चेंज करना है। जैसे एक और प्रश्न है, -5/4 का गुणा प्रतिलोम, -5/4 का गुणा प्रतिलोम। सिंपल सा सवाल है, उत्तर कैसे लिखोगे? उल्टा कर दो, इस संख्या को उल्टा पटक दो। उल्टा पटकेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? 4, नीचे क्या आ जाएगा? -5, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 4/-5। तो गुणा प्रतिलोम उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। योज्य प्रतिलोम उससे ज्यादा सरल है। प्रश्न कैसे आएगा? 4/2 का योज्य प्रतिलोम। क्या लिखेंगे? 4/2 का योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब जोड़, और जोड़ का उल्टा क्या होता है? बाकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4/2 का योज्य प्रतिलोम होगा -4/2। क्या होगा? -4/2। यानी इसके अंदर चिन्ह चेंज कर लो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे एक और प्रश्न है, -6/4 का योज्य प्रतिलोम, -6/4 का योज्य प्रतिलोम। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको चिन्ह चेंज कर देना। तो चिन्ह चेंज करते क्या हो जाएगा? 6/4, बस यही आंसर है। तो योज्य प्रतिलोम में आपको क्या करना है? चिन्ह चेंज करना है और गुणा प्रतिलोम में उल्टा करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक नोट लगा के लिखोगे, नोट करके लिखोगे, जीरो का क्या लिखोगे? जीरो का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है। जीरो का योज्य प्रतिलोम कितना होता है? 0 ही होता है। जीरो का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है। सिंपल सी चीजें हैं जो आपने याद कर ली है। अब छोटा सा इसी का एक और भाई है जिसका बारे में हम जान लेते हैं। योज्य प्रतिलोम अगर समझ में आ गया है तो आगे अपने पास में आएगा समीकरण। क्या आएंगे? समीकरण। और इसी समीकरण से आपके जो एनएमएस का एग्जाम होगा, यानी 12,000 की जो स्कॉलरशिप है, और यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। समीकरण के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। समीकरण कैसे आएंगे? तो आप बताओगे सर यहाँ पर अपने पूछे जाएंगे रेखिक समीकरण। क्या पूछे जाएंगे? रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण का प्रश्न एनएमएस एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है। अब रेखिक समीकरण के लिए अपने पास में 3 चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहली चीज हो जाती है चर। चर का मतलब चरने वाला। दूसरा क्या हो जाएगा? अचर, अचर। तीसरा क्या लिखेंगे? संक्रिया। क्या लिखेंगे? संक्रिया। यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब इसके अंदर आएगी। अब देखो, चर किसे कहेंगे? जिसका मान बदलता रहे। अचर किसे कहेंगे? जिसका मान नहीं बदले। और संक्रिया कौन सी होगी? तो संक्रिया में बताओगे इसके अंदर जोड़, बाकी, बाकी के बाद में गुणा, गुणा के बाद में क्या होगा? भाग होगा। तो ये 4 चीजें इस संक्रिया के अंदर आएगी। चर के अंदर क्या होगे? तो आप बताओगे सर ए से लेकर जेड तक जितने भी जो अक्षर है वो सभी किसमें होंगे? चर के अंदर। और अचर के अंदर कौन होंगे? अचर के अंदर होंगे 1 से लेकर जो आगे तक गिनती है, यानी जो अंक होते हैं, गणितीय अंक किसमें आएंगे? तो बताओगे सर वो अचर के अंदर आते हैं। और चर के अंदर क्या आएगी? एबीसीडी वाले अंक। अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपके लिए? चर और अचर के बारे में आएगा प्रश्न, इस टाइप के पूछे जाएंगे। लिखा आएगा 2x = 16 है तो 2x = 16 है तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। सिंपल सा प्रश्न है, इतना छोटा है कि तीसरी चौथी क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे आंसर। आंसर लिखने के बाद में इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखोगे? एक चर वाला समीकरण पूछ रहे हैं, यानी x का मान पूछ रहा है, तो पहले प्रश्न उतार लो। क्या लिखेंगे? 2x = 16। लिख दिया 2x = 16। तो अब इसके अंदर देखो, जहां पे गणित का अक्षर और एबीसीडी का अक्षर साथ में होता है, इसका मतलब उनका शादी हो रखी है। शादी हो रखी है तो अब इनका क्या करेंगे? तलाक करेंगे। तलाक का मतलब उल्टा कर दो इसको। ये जब दोनों साथ में होते हैं तो साथ में होते हैं तब किस में होते हैं? गुणा के अंदर होते हैं। और जब तलाक होता है तो क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। क्या हो जाता है? भाग। तो इसमें अलग किसको करेंगे? x को। तो लिखेंगे x बराबर, जब इसको अलग किया तो आगे कौन आ जाएगा? 16। अब ये 2 गुणा में था तो नीचे आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 16 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 8 बार। तो x का मान कितना आ गया? 8। सिंपल सा सवाल था, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं। एक और प्रश्न इसका भाई आएगा। क्या आएगा? दूसरा प्रश्न आपके लिए पूछा जाएगा 2x + 8 = 16। यहाँ पे विद्यार्थी सोचेगा सर यहाँ पे तो आपने एक चर दिया था, यहाँ पे बड़ी संख्या है, इसका भी हम आंसर निकाल सकते हैं। प्रश्न क्या पूछा है? 2x + 8 = 16, यानी 2x में हम 8 जोड़ते हैं तो 16 आता है। तो लिखेंगे आंसर बराबर। अब ऐसे सवाल में क्या करेंगे? इसकी शादी को छोटा कर देंगे। तो लिखेंगे 2x बराबर। अब इसकी शादी को जब हमने छोटा किया तो ये लगा दिया 2x। 2x बराबर कितना है? तो लिखेंगे 2x के बराबर में कितना है? 16 है। अब यहाँ पे देखो, जब बराबर की संख्या लिखते हैं तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे लगने देंगे माइनस, और माइनस के आगे कौन है? 8। तो सिंपल सा सवाल है, लिखेंगे 2x बराबर 16 में से 8 गए, कितने बचे? 8। अब देखो ये बात होगी छोटी वाली। अब छोटी वाली बात तो आपको आती है तो आप आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे? 2x बराबर 8 है तो तलाक करा दो इन दोनों का। तो लिखेंगे x बराबर, बराबर के आगे कितना है? 8। 8 के नीचे लगेंगे बट्टा, नीचे लगाया 2, तो ये 2 गुणा में था नीचे भाग में आ गया। तो लिखेंगे
x बराबर कितना आ जाएगा 4। 8 में 2 का भाग लगाया कितनी बार गया 4 बार गया, तो अपना आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये दो जो टॉपिक है और यहाँ से आपके आरटी क्लास के अंदर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे एनएमएस के अंदर, और ये 4 प्रश्न ही अगर आपके क्लियर कर देते हो तो आपके सिलेक्शन के जो रेंज है वो आगे बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई है। और समर्पण एजुकेशन हब है उसके चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।